नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 स्पेशल। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको नागपुर से बता दें, जहां विस्फोटक बनाने वाली कंपनी में बड़ा धमाका हो गया है और इस धमाके में 9 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। मरने वालों में 6 महिला और 3 पुरुष शामिल हैं। कास्ट बूस्टर प्लांट में पैकिंग के दौरान ही धमाका हुआ है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको नागपुर से बता रहे हैं। नागपुर के बाजार गांव में ये बड़ा धमाका हुआ है। जानकारी के मुताबिक विस्फोटक बनाने वाली कंपनी में धमाका हो गया और इस धमाके में 9 लोगों की मौत की खबर है। मरने वालों में 6 महिला और 3 पुरुष बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक पैकिंग का काम चल रहा था और तभी अचानक धमाका हो गया। बाजार गांव में ये स्थित है जहां पर धमाका हुआ है। राहत और बचाव का काम शुरू कर लिया गया है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखें विस्फोट होने के बाद पूरा नागपुर दहल उठा है। भारत के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का क्रिकेट में कितना बड़ा योगदान है, ये कोई भूल नहीं सकता। वो 7 नंबर की जर्सी के साथ मैदान में उतरते थे, लेकिन अब कोई भी खिलाड़ी उनकी 7 नंबर की जर्सी को नहीं पहन पाएगा। ये रिपोर्ट देखिए। भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए मैदान में 7 नंबर की जर्सी के क्या मायने हैं, ये बयां करना मुश्किल है। इस जर्सी के साथ क्रिकेट फैंस के इमोशन जुड़े हुए हैं, क्योंकि इस जर्सी के साथ भारतीय क्रिकेट की सुनहरी यादें जुड़ी हुई हैं। क्योंकि 7 नंबर की जर्सी भारत के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की है और जब वो ये जर्सी पहने मैदान में उतरकर टीम इंडिया की अगुवाई करते थे, विरोधी टीम के हौसले पस्त हो जाते थे। भारतीय क्रिकेट को चलाने वाली बीसीसीआई ने अब 7 नंबर की जर्सी को रिटायर करने का फैसला किया है। इसका मतलब ये हुआ कि अब कोई खिलाड़ी जो टीम इंडिया के लिए खेलता है वो 7 नंबर की जर्सी नहीं ले पाएगा। महेंद्र सिंह धोनी साल 2020 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह चुके हैं, लेकिन अभी वो आईपीएल खेलते हैं और चेन्नई टीम की अगुवाई करते हैं। धोनी भारतीय क्रिकेट के सबसे सफल कप्तान रहे हैं। उन्होंने टीम इंडिया को कई ट्रॉफियां दिलाई हैं, जिसमें 2 बार वर्ल्ड कप की ट्रॉफी भी शामिल है। अब धोनी के योगदान को देखते हुए बीसीसीआई ने उनकी 7 नंबर की जर्सी को रिटायर करने का फैसला किया है। कहा जा रहा है कि बीसीसीआई ने डेब्यू करने वाले खिलाड़ियों को इसके बारे में बता दिया है। बीसीसीआई के फैसले से टीम इंडिया के खिलाड़ियों के विकल्प सीमित हो गए हैं। आईसीसी खिलाड़ियों को 1 और 100 के बीच कोई नंबर चुनने की अनुमति देता है, लेकिन वर्तमान में टीम इंडिया के खिलाड़ियों के लिए लगभग 60 नंबर चिन्हित हैं। अगर कोई खिलाड़ी 1 साल के लिए भी टीम से बाहर हो तो उसका नंबर नए खिलाड़ी को नहीं दिया जाता। इसलिए जो टीम में डेब्यू करता है उसके पास चुनने के लिए 30 नंबर ही होते हैं। उनका जो योगदान है भारतीय क्रिकेट में धोनी का, उसको देखते हुए फैसला है और ये बहुत उचित फैसला है। इससे जो है एक ऐतिहासिक जो 7 नंबर उनके साथ जुड़ी हुई थी जर्सी, तो अब कोई दूसरा उसको उपयोग करके वो ब्रांड डाइल्यूट ना हो, इसलिए बहुत अच्छा फैसला है। इसकी सराहना करनी चाहिए। आज भी फैंस को महेंद्र सिंह धोनी की मैदान पर कमी खलती है। धोनी की अगुवाई में भारत ने साल 2007 में T20 और साल 2011 में वनडे वर्ल्ड कप जीता था। इसके साथ ही साल 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी जीती। भारत में क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर का दर्जा सबसे ऊपर माना जाता है। वहीं महेंद्र सिंह धोनी का भी अहम स्थान है। जब वो 7 नंबर की जर्सी के साथ मैच खेलने उतरते थे तो फैंस को जीत का भरोसा रहता था। धोनी ने भारत के लिए 90 टेस्ट, 350 वनडे, 98 T20 मैच खेले हैं। टेस्ट में उन्होंने 4,876, वनडे में 10,773, तो वहीं T20 मैचों में 1,617 रन बनाए हैं। धोनी के नाम 634 कैच और 195 स्टैंपिंग भी है। इससे पहले साल 2017 में सचिन तेंदुलकर की 10 नंबर की जर्सी को भी हमेशा के लिए रिटायर कर दिया गया था। इसलिए कोई भी खिलाड़ी 10 नंबर की जर्सी के साथ नहीं दिखता। अब 7 नंबर की जर्सी भी कभी नहीं दिखेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। बेटी के जन्म होने पर आज भी कई घरों में उत्साह नहीं देखा जाता है। वहीं कान्हा की नगरी मथुरा से एक ऐसी खबर सामने आई जो समाज के लिए बड़ा संदेश देने वाली है।
बैंड बाजे बज रहे हैं, लोग पूरे जोश खरोश के साथ झूम रहे हैं। हर किसी की खुशी का ठिकाना ही नहीं है। विंटेज गाड़ी का इंतजाम किया गया है, जिसे फूलों से सजाया गया है और शहर की सड़कों से होते हुए जश्न मनाया जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि किसी की बारात निकल रही हो, लेकिन ये बारात नहीं है, ये बेटी के जन्म होने की खुशी है और उसी का ग्रैंड सेलिब्रेशन किया जा रहा है। दरअसल वृंदावन के राय वाली गली में रहने वाले वार्ष्णेय परिवार के घर में बिटिया पैदा हुई है, जिसके बाद तो घर वालों को ऐसा लगा कि जमाने भर की खुशियां मिल गई हो। बेटी को अस्पताल से घर लाने के लिए जोरदार जश्न की तैयारी की गई और ये सेलिब्रेशन नवजात के लिए ही रखा गया। कि लड़का अगर भाग्य से होता है तो लड़कियां सौभाग्य से होती है। यानी कुल मिला के ये देखिए कि कुछ लोग लड़कियों को बोझ समझते हैं, कुछ भ्रूण हत्या होती है। ये सब चीज नहीं होनी चाहिए। समाज में ये जागरूकता होनी चाहिए कि लड़कियां जो हैं लड़कों से बेहतर हैं। घर में दूसरी बेटी का जन्म हुआ है, लेकिन वार्ष्णेय परिवार बेटी होने पर खुद को भाग्यशाली मानते हैं। आज के युग में बेटी बेटों से बढ़ के है। अगर घर में पुत्र हुआ है तो अच्छी बात है, लेकिन पुत्री हुई है तो खुशी मनानी चाहिए, सबको मिलके हर्षोल्लास से उसका स्वागत करना चाहिए। आसपास के लोगों को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप लोग ऐसे मातम मनाते हैं या फिर उदास होते हैं, मायूस होते हैं, तो वो ना हो। बेटियां घर की लक्ष्मी है, बेटी तो भाग्य से मिलती है। जो है किसी भी रूप में बेटों से कम नहीं है, बल्कि और बेटों से आगे हैं। बेटा एक वंश को बढ़ाता है, लेकिन बेटियां दो कुल की लाज रखती है, दो घरों को संभालती है। इसलिए मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि बेटा हो या बेटी सबको समान प्यार दें, सम्मान है और सभी के लिए खुश रहें। बेटी के स्वागत के लिए घर तक बैंड बाजे ढोल बजाए गए। घर के दरवाजे से लेकर पूरी गली में रेड कारपेट बिछवाया गया। बेटी को जिस विंटेज कार में लाया गया, उसको दुल्हन की तरह सजाया गया। रास्ते में फूलों की वर्षा की गई। बिटिया के घर आने पर आतिशबाजी के साथ साथ आस पड़ोस में मिठाई बांटी गई। बेटा और बेटी को लेकर आज भी कई घरों में भेदभाव देखा जाता है, लेकिन वक्त बदलने के साथ साथ लोगों की सोच भी बदलने लगी है। बेटा और बेटी को समान नजरिए से देखा जाने लगा है। ये तस्वीरें उसी की मिसाल पेश करती है और साथ में समाज को बड़ा संदेश देने वाली है। मथुरा से न्यूज़ 18 के लिए नितिन गौतम की यह रिपोर्ट। यूक्रेन में ग्राम काउंसिल की बैठक चल रही थी और तभी एक काउंसलर मीटिंग रूम में आया और ग्रेनेड से धमाका कर दिया। ब्लास्ट में 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। यूक्रेन में मीटिंग के दौरान फेंके ग्रेनेड, धमाके में 6 लोगों की दर्दनाक मौत। मंजर ऐसा कि जिसे देखकर कोई भी दहशत में आ जाए। एक मीटिंग के दौरान एक शख्स आता है और वो वहां पर ग्रेनेड फेंकना शुरू कर देता है। उसके बाद तो जोरदार धमाके होते हैं, हर तरफ चीख पुकार मच जाती है। दहशत में डालने वाला ये वीडियो आया है यूक्रेन से। एक बंद कमरे के अंदर ग्रामीण परिषद की मीटिंग चल रही थी। वहां पर कई लोग बैठे हुए होते हैं। वो मीटिंग कर रहे थे, तभी काला कोट पहने हुए एक शख्स दरवाजा खोलता है। उसने दोनों हाथ कोट की जेब में डाले थे, लेकिन थोड़ी ही देर में वो सभी को शांत करने की कोशिश करने लगा। जब सभी चुप हो गए तो उसने बोलना शुरू कर दिया। लोगों को समझ ही नहीं आया कि आखिर हो क्या रहा है। शख्स बोलते बोलते अपनी कोट की जेब से कुछ सामान निकालता है और उसे फर्श पर फेंकने लगता है। सभी लोग चुपचाप ये देखते रहे। किसी को इल्म ही नहीं हुआ कि शख्स अपने साथ हैंड ग्रेनेड लाया हुआ है। लेकिन वहीं पर मौजूद कुछ लोग समझ गए थे कि शख्स बड़ी वारदात को अंजाम देने आया है। वो भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन भाग नहीं पाते। 2 हैंड ग्रेनेड फर्श पर गिरते ही जोर से फटने लगते हैं।
जोरदार धमाके के साथ वहां पर टेबल कुर्सियों के परखच्चे उड़ गए। तीसरा ग्रेनेड भी कुछ ही क्षणों में फट पड़ता है। जो लोग थोड़ी देर पहले मीटिंग कर रहे थे वो जोर जोर से चिल्लाने लगे। पुलिस के मुताबिक यूक्रेन की ये घटना पश्चिमी इलाके के करस्तकी शहर की है। शुक्रवार की सुबह एक इमारत में ग्राम परिषद की मीटिंग हो रही थी। तभी परिषद का एक प्रतिनिधि बैठक में पहुंचा और उसने ग्रेनेड से धमाके कर दिए। इस घटना में 6 लोगों की जान चली गई है। वहीं करीब 20 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध छिड़ा हुआ है, जिसे 20 महीने से ज्यादा का समय हो गया है। युद्ध है कि थमने का नाम नहीं ले रहा। दोनों देशों के बीच हमले लगातार जारी हैं, जिसमें हजारों लोगों की जान जा चुकी है। पुलिस के मुताबिक रूस से युद्ध होने की वजह से कई यूक्रेनी नागरिकों के पास हथियार हैं और केरेस्तकी में इन हथियारों का गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया। जिस शख्स ने वारदात को अंजाम दिया उसकी जान बच गई है। उसने क्यों ऐसा किया, अब पुलिस इसकी वजह तलाशने की कोशिश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात करेंगे संसद कांड की। संसद कांड में राजस्थान कनेक्शन भी सामने आया है। पुलिस ने मामले में नागौर के महेश कुमावत को गिरफ्तार किया है। महेश को लेकर पुलिस ने कई खुलासे भी किए हैं। क्या कुछ है वो खुलासा, इस रिपोर्ट में देखिए। संसद कांड का राजस्थान कनेक्शन। 7 दिन की रिमांड पर नागौर का महेश। हर मीटिंग में मौजूद रहता था महेश। संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने के मामले में छठे आरोपी महेश कुमावत को दिल्ली पुलिस ने शनिवार को गिरफ्तार कर लिया। अधिकारियों ने बताया कि वो भी पूरी साजिश का हिस्सा था। घंटों चली पूछताछ के बाद महेश की गिरफ्तारी की गई। आरोपी राजस्थान के नागौर जिले का रहने वाला है और वो भी 13 दिसंबर को घटना वाले दिन दिल्ली आया था। साल 2001 में संसद पर आतंकवादी हमले की बरसी पर बुधवार को एक बड़ी सुरक्षा चूक का मामला सामने आया था, जब 2 व्यक्ति शून्यकाल के दौरान दर्शक दीर्घा से लोकसभा के अंदर कूद गए और केन से पीले रंग का धुआं छोड़ा। घटना के तत्काल बाद दोनों को पकड़ लिया गया था। लगभग उसी समय संसद भवन के बाहर अमोल शिंदे और नीलम देवी ने केन से लाल और पीले रंग का धुआं फैलाते हुए तानाशाही नहीं चलेगी जैसे नारे लगाए। पुलिस ने चारों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। राजस्थान में महेश के ठिकाने पर ही मुख्य साजिशकर्ता ललित झा घटना के बाद दिल्ली से भाग गया था। महेश और ललित पर सभी मोबाइल नष्ट करने का आरोप है। पुलिस ने आरोपी महेश को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे 7 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने कहा कि 2 साल से इस पूरे मामले में साजिश चल रही थी और जितनी भी मीटिंग इस मामले को लेकर हुई उन मामलों में आरोपी महेश शामिल रहता था। दिल्ली पुलिस के मुताबिक आरोपी महेश सभी आरोपियों से 2 साल से जुड़ा हुआ था। पुलिस ने कहा कि आरोपी महेश ने ललित के साथ मिलकर मोबाइल नष्ट किए। उन तमाम जगहों पर इनको लेकर जाना है और इस पूरी साजिश का पता लगाना है। फिलहाल संसद सुरक्षा चूक केस में एक के बाद एक गिरफ्तारियां हो रही हैं। अब देखना होगा कि पूछताछ में आरोपियों से और क्या खुलासे होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। जैसलमेर में विजय दिवस पर एक समारोह का आयोजन हुआ, जहां न सिर्फ शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई बल्कि उस युद्ध में जौहर दिखाने वाले शूरवीरों को भी सम्मानित किया गया। सुनहरे अक्षरों में दर्ज है 1971 का 16 दिसंबर। 93,000 सैनिकों का हुआ था शर्मनाक सरेंडर। घुटनों पर आया पाकिस्तान का गुरु। दुनिया में हुई भारतीय सेना की जय जयकार। शूरवीरों की आंखों से झांकता गौरवशाली अतीत
और 51 इंच के सीने की शोभा बढ़ाते मेडल उस युद्ध का बखान करने के लिए काफी हैं जिसमें भारत ने पाकिस्तान को घुटनों के बल रेंगने के लिए मजबूर कर दिया था। जी हां, 1971 के युद्ध में महज 13 दिनों के भीतर भारतीय सेना के जांबाजों ने पाकिस्तान को नाक रगड़ने पर विवश कर दिया। हालात यहां तक पहुंच गए कि पूर्वी पाकिस्तान में युद्ध लड़ रहे पाकिस्तानी सेना के 93,000 जवानों ने भारतीय सेना के सामने हथियार डालकर आत्मसमर्पण कर दिया। इन्हीं शूरवीरों और शहीदों के परिजनों का सम्मान करने के लिए विजय दिवस पर जैसलमेर में समारोह का आयोजन हुआ। आज जैसलमेर की पावन धरा पर मुझे सौभाग्य मिला ऐसे पूर्व भूतपूर्व सैनिकों के बीच में, वीरांगनाओं के बीच में उपस्थित होने का। हम सबके अंदर एक ऊर्जा शक्ति का संचार हुआ कि राष्ट्रभक्ति सीखनी है तो सैनिकों से सीखें और राष्ट्र की सेवा करनी है तो सैनिकों से प्रेरणा लें। देश की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहने वाले राजस्थान के जांबाजों ने भी 71 की जंग कर जमकर अपने जौहर दिखाए थे। कुछ लौट आए तो कुछ की तिरंगे में लिपटी देह उनके गांव पहुंची। इसीलिए इस अवसर पर न सिर्फ शहीदों को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई बल्कि उनके परिजनों का सम्मान भी किया गया। पूनम नगर गांव वही है जहां पर 65 की लड़ाई में शहीद पूनम सिंह ने भुट्टेवाला के ऊपर शहादत दी थी। अभी मैं सेवानिवृत्त हूँ और यहीं जैसलमेर में रहता हूँ और ईएसएम का खासकर पेंशन रिलेटेड केस और डॉक्यूमेंटेशन रिकॉर्ड्स ऑफिस का कोई भी कार्य होता है निःशुल्क, बिना भेदभाव, बिना कोई शुल्क लिए हुए शायद पब्लिक सहायतार्थ के लिए कर रहा हूँ। हमें बहुत खुशी है कि हमारी जो भारतीय सेना है वो आज तक, इसमें हम भूतपूर्व सैनिक भी उस समय लड़ाई में शामिल थे जो कि आज इसके उपलक्ष्य में विजय दिवस मना रहे हैं। 16 दिसंबर 1971 को ढाका के रमणा रेस कोर्स पर हुआ पाकिस्तानी सेना का आत्मसमर्पण द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया का सबसे बड़ा आत्मसमर्पण था। जाहिर है समारोह में शिरकत करने पहुंचे जिले भर के पूर्व सैनिकों ने उस ऐतिहासिक अवसर को न सिर्फ याद किया बल्कि वतन परस्ती का वही जज्बा अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का संकल्प भी लिया। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जैसलमेर से सांवलदान रत्नू की रिपोर्ट। अगर आप बर्फ में फिसलने के शौकीन हैं या आप स्कीइंग में दिलचस्पी रखते हैं तो चले आइए विश्व प्रसिद्ध हिमक्रीड़ा स्थल औली में, जहां स्कीइंग की तैयारी जोरों पर है। 2500 फीट की ऊंचाई पर स्थित उत्तराखंड का सबसे मशहूर पर्यटक स्थल औली है, जहां बर्फबारी के बाद नजारे काफी खूबसूरत हो गए हैं और बर्फबारी होते ही स्कीइंग खेलों की उम्मीद भी बढ़ जाती है। 1350 मीटर लंबे स्कीइंग स्लो पर स्की करना हर एक स्कीइंग खिलाड़ी का सपना होता है। ऐसे में खिलाड़ियों को उम्मीद है कि औली में इस बार स्कीइंग खेलों का आयोजन जरूर होगा। खिलाड़ी लोग भी काफ़ी खुश है क्योंकि बर्फ़ इस बार समय पे गिर चुकी है और अभी सारे लोग, अभी जो हमारे एथलीट हैं, प्लेयर हैं, ये अभी अपना प्रैक्टिस कर रहे हैं आने वाले समय में जो नेशनल गेम होंगे। लास्ट ईयर तो थोड़ा दरार वगैरह आ गई थी तो इस वजह से कुछ भी नहीं हो पाया था गेम वगैरह, बट इस बार उम्मीद है कि अच्छा गेम होंगे और अच्छे से मेडल आएगा उत्तराखंड के लिए। औली में इस बार इंडियन ओलंपिक संघ के द्वारा 2 फेस रेस, नेशनल स्कीइंग के साथ साथ माउंट ट्रेनिंग स्कीइंग खेल प्रस्तावित है, जो जनवरी और फरवरी महीने में हो सकते हैं। अगर बर्फबारी हुई तो जनवरी महीने में भी इन खेलों का आयोजन हो सकता है, जिसकी तैयारी ओलंपिक संघ कर रहा है। पूरी बर्फ होती है जनवरी या फरवरी में, ये इवेंट यहाँ पे होंगे और इस बार यहाँ पे सीनियर अल्पाइन इसकी रेसेस होनी है, इसके साथ नॉर्डिक स्नोबोर्डिंग और एक नया इवेंट है इसकी माउंटेनरिंग, वो भी इस बार औली में आयोजन होगा। क्या इसमें विदेश से खिलाड़ी पहुंचेंगे? जी, इसमें कितना स्नोफॉल होता है इस पे निर्भर करता है। औली में गढ़वाल मंडल विकास नगर के द्वारा स्थानीय खिलाड़ियों के लिए विदेश से भी स्कीइंग के लिए स्की मंगाई गई है, जो आधुनिक तकनीक से लैस है। हालांकि स्की हर साल नए नए तरीके से तैयार की जाती है, लेकिन फिलहाल औली में जापान, स्विट्जरलैंड, रूस जैसे देशों से स्की मंगाई गई है। औली पर मौसम मेहरबान रहा तो औली में स्कीइंग का रोमांस भी बढ़ेगा।
देश और दुनिया से स्कीइंग खिलाड़ी ओली पहुंचेंगे, जिससे पर्यटक स्थल पर रौनक भी बढ़ेगी और स्थानीय कारोबारी को फायदा भी होगा। न्यूज़ 18 के लिए चमोली से नितिन सेमवाल की रिपोर्ट। बढ़ते आगे, वैशाली में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के निरीक्षण का एक वीडियो वायरल हो रहा है। के पाठक ने जब सराय उच्च विद्यालय के एक महिला शिक्षक से सवाल किया तो शिक्षिका नर्वस हो गई। शिक्षिका अपना नाम तक भूल गई। के पाठक का खौफ ऐसा था कि गणित के सवाल का जवाब देने में शिक्षिका कंफ्यूज रही। के पाठक का ऐसा खौफ, थर थर कांपने लगी टीचर। जोड़ घटाओ सब भूली टीचर। आप सवाल का ठीक से घटा जोड़ घटा नहीं कराते हैं तो मेरा जिम्मा। पाठक ने किया सवाल। 29 में से 11 घटाना था। सही है ये। शिक्षिका हुई नर्वस। नाम तक भूल गई शिक्षिका। नाम क्या हो? वो भी भूल गई। नाम अपना बताइए ना। नाम बताइए। कुछ पढ़िए। जी ये वायरल तस्वीर वैशाली की है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक सराय उच्च विद्यालय में निरीक्षण के लिए पहुंचे थे। के पाठक जब सराय उच्च विद्यालय पहुंचे तब विद्यालय में छुट्टी हो चुकी थी, लेकिन शिक्षक मौजूद थे। जब एक महिला शिक्षक से के पाठक ने सवाल किया तो शिक्षिका नर्वस हो गई। यहां तक कि शिक्षिका अपना नाम भूल गई। नाम क्या हो? वो भी भूल गई। नाम अपना बताइए ना। नाम बताइए। कुछ पढ़िए। नाम बताइए। यही नहीं, के पाठक का खौफ ऐसा था कि गणित के सवाल का जवाब देने में शिक्षिका कंफ्यूज दिखी। 29 में से 11 घटाना था। सही है ये। पक्का यकीन कह रही है कि अभी भी अंदाजा लगा रही है। 29 में से 11 घटाने पे कितना बचता है? महिला टीचर को कंफ्यूज देखकर के पाठक ने फिर से वही सवाल किया, साथ में नसीहत दी। तो का बड़ा बुरा हाल है मैडम। 18 होगा सर। सही बोल रही हैं। सही कह रही हैं आप। अब हमारे डर से तो गलत नहीं बोल रही। नहीं सर। अब कल को विद्यालय से भाग लग जाइएगा। कहिएगा सर आप आ रहे थे, आपके डर से भाग गए। के पाठक के शिक्षा विभाग का अपर मुख्य सचिव बनने के बाद से बिहार में स्कूलों में हड़कंप है। के पाठक सरकारी स्कूलों की शिक्षा को सुधारने के लिए तरह तरह के आदेश जारी करते हैं और लगातार स्कूलों का निरीक्षण भी, जिसका असर और खौफ दोनों ही बिहार के सरकारी स्कूलों में दिख रहा है। अच्छी बात है कि डर से ही सही, अगर सरकारी स्कूलों की पढ़ाई लिखाई बेहतर हो जाए तो क्या दिक्कत है। न्यूज़ 18 के लिए वैशाली से प्रफुल्ल कुमार की रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।